इतिहास का, उसको आपको कैसे ना कैसे मोल्ड करके कंटेम्प्रेरी टाइम में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को शो करना पड़ेगा वे फॉरवर्ड के रूप में, कि गांधी जी ने वो चीज वापस क्यों ले ली, गांधी जी ने एनसीएम वापस क्यों ले लिया। उसको आपको इस तरह से मोल्ड करना होगा कि गांधी जी को पता था कि एनआरकी आ जाएगी, अगर तुमने हथियार के दम पे आजादी दी तो रूल ऑफ लॉ कहां बचेगा, कौन रूल करेगा। ठीक है, देयर हैज टू बी सर्टेन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ना, व्हिच वाज मिसिंग। अंग्रेज बहुत इजीली ऑप्रेस कर देंगे, सप्रेस कर देंगे वायलेंट अपराइजिंग को, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। व्हाट ऑफ टुमारो, कल को क्या होगा, समझ पा रहे हो आप, कल को क्या होगा अगर आज ऐसे कर दिया गया तो। डायलॉग निगोशिएशन, यू नो, कि आप सत्य में रहो, वो ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी थी। ये नहीं कि मेरे मेथड थे, तुमने नहीं माने, मैं वापस ले लूंगा। पूरा देश बैठा था और बहुत भयंकर इंटेलेक्चुअल थे, दादा भाई नेहरू जी जैसे लोग जहाँ पे हो गए वहां पे क्या अकेला गांधी राज हो गया, वो बिरा नहीं था, बहुत लोग थे, पर वो भी उस फिलॉसफी को समझे कि इस वक्त इस मूवमेंट को विड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज गांधी अकेले की औकात कैसे यार इतना बड़ा मूवमेंट विड्रॉ कर लेगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद गांधीयन पीपल। When they read more about Gandhi, they think Gandhi was the only one who was calling the shot. ऐसा नहीं है ना, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। अगर गांधी के लेवल के इतने इंटेलेक्चुअल लोग और भी बहुत हैं, और वहां पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, सोचो खुद को 1920 में लेके जाओ और तुम बारडोली बैठे हो, उधर चितरंजन दास बंगाल में कुछ कर रहा है। चितरंजन दास को वहां लोग ज्यादा जानते हैं, गांधी को ज्यादा जानते हैं। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया, नीचे पुल डाउन किया और आपको लगा कि गांधी के फॉलोअर, आपको गांधी दिख जाएगा। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म तो अब जाके आया है कि अब जब आप पुल डाउन करोगे ना और गांधी गांधी कर रहे हो तो आपको गांधी गांधी दिखेगा। उस वक्त ऐसा नहीं था, तो लोग तो चितरंजन दास की सुनेंगे ना। बट चितरंजन दास वाज आल्सो अंडर दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी, यस दिस डिसीजन इज राइट। देयर वर सर्टेन पीपल हु वर नॉट लाइक केटरिंग टू दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी। भगत सिंह वाज वन ऑफ देम। he joined HSRI after this। गर्म खून था ना उसका, पर वो भी उसकी फिर किताब पढ़ना, वो वाया में इसमें साथ साथ क्या लिखा था कि मैंने जो वायलेंट मीना बनाए बिल्कुल गलत थे, बिकॉज इससे एक स्टेबल स्टेट का निर्माण ही नहीं हो सकता। गांधी जी ने इसलिए वापस लिया एनसीएम, इसलिए नहीं लिया था कि उनकी फिलॉसफी थी मुझे तनाव वाले से उसको पॉइंट लिख देना, पर वो लास्ट में लिखना। और उससे आगे क्या लिख सकते हो कि आज भी देश में कंटेम्प्रेरी टाइम पे एंड करना होता है क्वेश्चन को, ताकि तुम ये बता सको कि तुम इतिहास से कुछ सीख के आगे देश कैसे चलाओगे। इतिहास में एक बढ़िया चीज है, वो है कि आप जितने जिनके पीएसआईआर भी ऑप्शनल है, जिनका पपेट भी ऑप्शनल है, आप उनसे सीख के कंटेम्प्रेरी टाइम पे वे फॉरवर्ड पे ऐड करो कि आज भी जब भी कोई वायलेंट मूवमेंट होता है उसको सरकार सप्रेस कर देती है। यूपा है, टाटा है, कॉफे पौसा है, बहुत से एक्ट है। कारण आप हथियार उठाओगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। जस्टिस के लिए सफर करना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स पहले फर्स्ट के दम पे भी नहीं आए थे ना, ऑफ कोर्स आए थे, बट जो भी है, मतलब वो एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है मैडम उस वक्त की, वो आपका देश चला रही है जैसे इस वक्त मोदी गवर्नमेंट चला रही है। डू यू रियली थिंक कि अगर पूरा देश जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में चल रहा है, पूरा देश एक साथ चल रहा है और अलग अलग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है अभी कि आप एक दूसरे को सिर्फ चिट्ठी भेज सकते हो, वो भी ट्रेन से जाएगी, बहुत दिन लगेगी। आपने एकदम से कहीं से विड्रॉ किया, लोग विड्रॉ कर लेंगे। अन्ना हजारे ने विड्रॉ किया तो लोग विड्रॉ कर लेंगे। केजरीवाल कैसे आगे आ गया? एक प्रॉपर बड़ी मास कम्युनिकेशन में, मास इंटेलिजेंस में ये फीलिंग होनी चाहिए कि वायलेंट मीन्स आर नॉट गुड, एंड देन ऑफ दैट इंटेलिजेंस गांधी जी वाज लीडर। समझने इस तरह से समझने की कोशिश करो। अगर उत्तर इस तरह से लिखोगे कि बिकॉज गांधी जी सेड इट्स नॉट माय वे दैट देयर इज नो वे, ना 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 ना, असंभव हो जाएगा। कितने गांधीयन हो फिर इस पेपर के लिए, नहीं फिर तो आप गांधीवादी विचारधारा से मुन्ना भाई एमपीएस पार्ट 2 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट डू नॉट राइट भारतीय प्रशासनिक सेवा में। वो ऐसा फॉलो नहीं वगैरह कुछ था, ठीक है। एनीवे कॉर्पोरेशन के बाद में, नॉन कॉर्पोरेशन में एनसीएम के बाद में, अब ये नो चेंजेस, प्रो चेंजर्स, स्वराज्य स्वराज्य, ये सब मैं नहीं दिखाने वाला, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। कोई उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतिहास का छोटा मोटा नॉलेज आपको होना चाहिए, वरना जो स्पेक्ट्रम के पीछे वाली होती है ना समरी, उसमें पता चल जाएगी ये वाली चीजें। उसमें से प्री का क्वेश्चन कुछ आता नहीं। मेजर पार्ट था कि लोगों की इंटेलिजेंस ने रियलाइज किया, कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने रियलाइज किया कि यदि एनसीएम से हमें आजादी मिल जाती
एनसीएम से हमें आजादी मिल जाती तो देश चलता कैसे? अंग्रेजों के बनाए गए लॉज को हम पार्लियामेंट के थ्रू चेंज करते, कैसे चलता? हमारे खुद के कुछ नए लॉज होते, क्या होता? तब बात चली खुद के कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड ब्रिकनहेड ने उस वक्त एक बात कही थी। Who was the Lord Birkenhead? लॉर्ड ब्रिकनहेड कौन था? इसने बोला था कि ब्रिटिश इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके चैलेंज में नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट करके नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। और नेहरू रिपोर्ट का पार्ट कौन कौन थे? बोस थे और बताओ। तेज बहादुर सप्रू। जहाँ पे भी मोतीलाल नेहरू थे वहां तेज बहादुर सप्रू ऑलमोस्ट हर चीज में है। पटेल नहीं थे, बस ये थे। डिमांड क्या थी? इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में क्या डिमांड रखी थी? Dominion status, universal adult suffrage, joint electorate instead of separate electorate। यहां से डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? सारे वोट करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ नहीं होगा। सीट्स रिजर्व होंगी पर उसके लिए वोट सारे करेंगे। ठीक है, प्रोविंशियल बाउंड्रीज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ये तो हमेशा से ही चलता है और बाद में माना नहीं आजादी के बाद में। ये बताओ, आजादी के बाद में माना था क्या लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन? बना दिया, लिंग्विस्टिक कभी नहीं माना गया। सेनेट बनाने की बात की थी अपर हाउस विद 7 ईयर टेन्योर। लिख लो बात। रेजिडेंसी पावर विद सेंटर। मैंने बोला था जितने भी ये मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो रेजिडेंसी पावर कहाँ मांगी? प्रोविंसेस में। इन्होंने सेंटर में मांगी थी। ठीक है, अब डोमिनियन स्टेटस था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने कहा था कि मतलब ये बहुत ही गलत बात है। जवाहरलाल नेहरू ने बात मान ली थी। सुभाष चंद्र बोस को फिर भी बुरा लगा कि साला नेहरू तो धोखा दे गया। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट डिमांड रखी थी। तो क्या बोला था? रेजिडेंसी पावर विद व्हाट? प्रोविंसेस। सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 बहुमत, वो क्या कहते हैं, रिजर्वेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट हम डिवॉल्व कर देंगे, बट सेपरेट इलेक्टोरेट जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है उसमें जरूर रहना चाहिए। काफी फॉरवर्ड लुकिंग था। जब तक कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना आ जाए तब तक सेपरेट इलेक्टोरेट चलेंगे और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में चलेंगे, until or unless यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज देयर। सिंध को बॉम्बे प्रोविंस से अलग करो क्योंकि सिंध में मुसलमान ज्यादा थे और बॉम्बे में पारसी और ये वाली पॉपुलेशन ज्यादा थी। उन्नीस सौ 29 में पूर्ण स्वराज्य का रेजोल्यूशन लिया गया रामतक तट पे। पूर्ण स्वराज ही एकमात्र तरीका है। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि गांधी जी को कि आप सीडीएम लॉन्च कीजिए। और 31 दिसंबर को रावी नदी के तट के किनारे तिरंगा फहराया गया। आब मौज दरिया जब रुका तेरे किनारे, कभी कारवां हमारा सारे जहां से था। इकबाल की
ठीक है, तो ये उसी वक्त गाई गई थी कविता और उसके बाद में लॉन्च कर दिया। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। गांधी जी ने लॉन्च करने से पहले, सीडीएम लॉन्च करने से पहले गांधी जी ने 11 पॉइंट की डिमांड दी थी। किसको? वाइसरॉय को, इरविन को। उसमें उन्होंने सिंपल जो डिमांड रखी थी वो बता देता हूँ। आर्मी के जो भी एक्सपेंसेस है उनमें 50% की कटौती की जाए, आपके लेविश एक्सपेंसेस ज्यादा है, ठीक है। टेक्सटाइल का प्रोटेक्शन किया जाए कि हम भी उसको बना सकें, ठीक है। पोस्टल शिपिंग में रिफॉर्म किया जाए, पोस्टल बिल में रिफॉर्म किया जाए, सीआईडी में रिफॉर्म किया जाए, पोस्टल सीआईडी। हाँ, तो क्या करो? प्रोहिबिशन लाया गया था, टोटल प्रोहिबिशन की दारू बैन कर दी जाए, गांधी जी ने ये पॉइंट रखा था। सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। तो ये नहीं मानी गई तो इन्होंने लॉन्च कर दिया सीडीएम, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1931 की तारीख क्यों फेमस है इतिहास में? 12 मार्च 1931 मार्च। दूरी तो बहुत था, 400 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया साल्ट मार्च के बाद में, और फिर बाद में जब वो गांधी जी उसके अंदर थे, जेल के अंदर थे, तो पहली राउंड टेबल हो गई, ठीक है। राउंड टेबल में बी आर अम्बेडकर जी ने भाग लिया। पहली राउंड टेबल में तीनों राउंड टेबल में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर। तो पहली में जाके उसने डाउन ट्रोडन और दलित के बारे में कुछ बोला, और तो उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे रामजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने बोला भी आपको कम्युनल अवार्ड दिया जाता है, दैट मीन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डाउन ट्रोडन एज वेल, ठीक है। तो ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आई। गांधी जी वो उसके अंदर बैठे थे, जेल के अंदर बैठे थे, और कहते मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा, और लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। तो वहां पे तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये कौन, बी आर अम्बेडकर, ये तीनों मिलके आए। बी आर अम्बेडकर जी पूना पैक्ट की बात छोड़ देंगे, बदले में आपको दलितों को रिजर्वेशन देना होगा। तो एससी का रिजर्वेशन वहां से शुरू हुआ, ठीक है। और गांधी जी ने कभी पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया था। इट वाज मदन मोहन मालवीय हु साइंड इट इन ऑन बिहाफ ऑफ गांधी। और ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यू नो व्हाट, कम्युनल अवार्ड को कभी भी कांग्रेस ने वो नहीं किया था, अपोज नहीं किया था, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट टू अपोज इट। ऑफ कोर्स एससी कम्युनिटी, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के बिल को कांग्रेस ने कहा अपोज किया। इतिहास अपने आप को दोहराता ही है। जब ईडब्ल्यूएस का बिल आया 90 साल बाद में, कांग्रेस ने कहा अपोज किया, ना राज्यसभा में अपोज किया, ना उसमें लोकसभा में अपोज किया। कारण क्यों? आज से 90 साल पहले तुमने कम्युनल अवार्ड को भी अपोज नहीं किया था। कांग्रेस की दिक्कत यही है, जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी किसी भी वर्ग को अपीसमेंट दे, तो कांग्रेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती उसका अपोज करना, क्योंकि कांग्रेस सबकी पार्टी है, और सब में से तुम किसी को भी अपीज करो, कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती उसको अपोज करना। गांधी जी फर्स्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत ये बताया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा दलितों को, ठीक है। अब ये था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहां के लोगों में था कि बिना गांधी के, बिना कांग्रेस के तुम क्या डिसीजन लोगे, कांग्रेस इम्प्लीमेंट तो होने नहीं देगी। तो भाई गांधी इरविन के पास आया, इरविन गांधी के पास आया, गया तो जेल से निकालते हैं, हम राउंड टेबल अटेंड कर ले और कहानी खत्म कर। तो इन दोनों के बीच में जो पैक्ट हुआ उसे क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट।
कहानी क्रोनोलॉजी में समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही तो मेरे पास इलाज नहीं है, मैं तो एक बार ही बताऊंगा। गांधी इरविन पैक्ट में कुछ बातें थी जो इरविन ने मान ली थी। देखो इनकी बात ये थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया जाए, ठीक है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को ऑलरेडी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आइडेंटिफाई कर लिया गया था एज द मेन कल्प्रिट टू किल सॉन्डर्स। तो उनको बचाना ना बचाना में गांधी जी का मतलब कुछ कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज दैट वाज ए वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिश गवर्नमेंट। इट वाज इट हैज टू, मतलब इस वक्त भी अगर ऐसा कुछ होता तो कैपिटल पनिशमेंट होती ही होती। गांधी जी वाज नॉट एट फॉल्ट। गांधी जी ने बोला जरूर था इरविन को कि इनको भी लड़कों को रिहा कर दिया जाए, बट दे वर नॉट पॉलिटिकल प्रिजनर। मैं बोला लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दो, बट मतलब वो नहीं हो सकता था। और ये गांधी जी को कोसा जाता है इस मामले में, उनके हाथ में नहीं था। इवन भगत सिंह ने खुद ने ये माना था बाद में कि मुझे वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, बट समटाइम्स वायलेंस वाज आल्सो नेसेसरी। आई एम नॉट सेइंग दैट भगत सिंह डिड समथिंग रॉन्ग, ही वाज एब्सोल्युटली राइट इन दिस थिंग्स कि मतलब बैरों को सुनाने के लिए तामाकी की आवश्यकता होती है, बट ही ऑलरेडी न्यू कि व्हाट हाउ इट्स गोइंग टू एंड। If you live by the sword, you will die by the sword. But of course, he inspired a generation to come like for this valor, from his valor. तो उसके of course unparalleled है contribution जो भी है। Anyway, तो गांधी इरविन पैक्ट की कुछ बातें थी कि नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, आप सॉल्ट पिकेट को हड़ताल जो भी है वो कर सकते हो, बट नॉन एग्रेसिव होनी चाहिए। साल्ट कंजम्पशन के लिए साल्ट बना सकते हो। देखो ये इंपॉर्टेंट बात थी, कंजम्पशन के लिए बना सकते हो, ट्रेड के लिए नहीं। सॉल्ट आप मैन्युफैक्चर करके उससे पैसे नहीं कमा सकते, कंज्यूम करना है आप, उसके लिए सॉल्ट बनाने की आप आजादी दे रहे हैं। जो सॉल्ट एज ए बिजनेस है वो अभी भी गवर्नमेंट की रिजर्व है, ठीक है। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज किया जाएगा, और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिन्होंने गांधी जी की कॉल पे रिजाइन किया था उनको रीइंस्टेट किया जाएगा। बदले में गांधी जी क्या देंगे? खुद की प्रेजेंस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड आरटीसी है। भाई का बहुत बड़ा काम था। तो जब गांधी इरविन पैक्ट साइन कर लिया, सीडीएम अच्छा खासा चल रहा था, तो उस वक्त नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी थी, दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ डिम्पल। अच्छा ये राउंड टेबल क्यों ऑर्गेनाइज हुई थी? यस, बहुत ही बढ़िया। 1919 के एक्ट में ये था कि 10 साल बाद में इस एक्ट की वर्किंग के लिए कमीशन अपॉइंट की गई। तो जब वो कमीशन अपॉइंट की गई उसमें सातों के सातों वो थे, ब्रिटिशर्स थे, तो इसलिए लोगों ने अपोज किया था ऑफ कोर्स। तो ये कहानी सारी जुड़ी हुई है, लोगों ने अपोज किया था, तो उसमें लाला लाजपत राय जी भी आए थे अपोज करने, तो उनकी सिर पे लाठी पड़ी और वो मर गए। तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए तो भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मारा था। थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है। बट साइमन ने अपनी रिपोर्ट में ये क्या दिया था कि राउंड टेबल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू चार्ट आउट ए जर्नी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसलिए आरटीसी ऑर्गेनाइज की, ठीक है। सेकंड में कुछ भी इंपॉर्टेंट हुआ नहीं, गांधी जी की कोई डिमांड नहीं मानी गई, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। थर्ड में फिर गांधी जी गए नहीं, और जब गांधी जी लौट के वापस आए तो इरविन था सॉफ्ट आदमी, इरविन को हटा के बंदा इन्होंने वाइसराय चेंज कर दिया, उसने आते गांधी जी को जेल के अंदर कर दिया। मर्द नहीं तू फास्ट उनको डेथ कर, कोई फर्क नहीं पड़ा तेरे को सीडीएम नहीं करने दूंगा दोबारा। गांधी जी एक अच्छे खासे टाइम तक जेल के अंदर रहे। और फिर थर्ड लॉन्ग टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके रिफल्स करो एक व्हाइट पेपर इशू किया गया, ठीक है, जिसके तहत दायर की है जो सेंटर में लाई जाएगी और प्रोविंसेस के अंदर रिस्पांसिबल गवर्नमेंट लाई जाएगी, ठीक है।
इसके बाद में आ जाओ सीधा QIM, बीच में कांग्रेस का 28 साल का रूल आएगा, वृद्धा आश्रम वगैरह वगैरह, छोटी मोटी बात। यूपीएससी पूछ नहीं रही है, फ्री में नहीं पूछ रही है सर। QIM में इन्होंने देखो, QIM ऑलमोस्ट एक लीडरलेस मूवमेंट था, बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। अब लोग बढ़ चुके थे, सुभाष चंद्र बोस INA बना चुके थे कि हमें आजादी चाहिए चाहिए, चाहे कैसे दिलाओ। तो गांधी जी ने, और उस वक्त ये था भी, जो भी आ रहा था उसको वो अंदर पकड़ के अंदर डाल रहे थे जेलों के अंदर। गांधी जी ने एक तरीका निकाला, इंडिविजुअल सत्याग्रह। Who was the first individual सत्याग्रही? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दे दिया सिंगापुर से, ले चलो अपनी सेना को दिल्ली और धावा बोल दो अंग्रेजों की चौकी। रायसीना हिल यहीं रहता था, ये रायसीना हिल तुम्हारा राष्ट्रपति भवन है, यही था वाइसराय हाउस। ऑफ कोर्स यू नो इट, यू नो। ठीक है, जब QIM चल रहा था, अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर यहाँ के कुछ इवेंट्स है, अगस्त ऑफर है, क्रिप्स प्रपोजल है, शिमला अधिवेशन है, और कैबिनेट मिशन प्लान है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोकायन रिपोर्ट है। तो ये मैं आपको एक क्रोनोलॉजी में लिखवा दूंगा। इससे पहले एक सिंपल सा बता देता हूँ, 8 अगस्त 1942 को, इसको अगस्त क्रांति रोड क्यों कहते हैं, जो पीछे वाली है अगस्त क्रांति रोड, जानता है? ये हौज खास की तरफ से आगे से निकल के ग्रीन पार्क के पीछे वाली है ना, क्योंकि अगस्त के दिन, 8 अगस्त के दिन डिक्लेरेशन जो हुआ था, इस वजह से QIM का रेजोल्यूशन था कि अब भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने बोला था, करो या मरो, डू और डाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। अब जब वायलेंट मीन्स अपनाने हो तो अपनाओ, if the result is the complete lawlessness, I would risk it. तो अब जब ये वाला गांधी जी ने बोला तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने अपोज कर दिया, राजा जी राजगोपालाचारी ने अपोज कर दिया, भोला भाई देसाई ने अपोज कर दिया कि ये क्या बकवास है, समझ रहे हो? और तुम कह रहे थे कि गांधी जी सब कुछ देखते हैं। ऑफ कोर्स गांधी जी बदले यहाँ पे आके, पर जो एक बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंस या था, जो ये मानता था कि मौन मोहने ने ही और एकमात्र मीन्स है, उन्होंने अपोज कर दिया ना गांधी के। ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू फेलिंग लाइन, जैसे गांधी जी जैसे बापू बोलेंगे वैसे मैं करूंगा। इसलिए तुम देखोगे कि ये कुछ एक जो लोग हैं जो गांधी जी को अपोज करे ना लास्ट में जाके, ये कभी बड़े लीडर बन ही नहीं पाए। तुमने नाम सुना, ये सी राजगोपालाचारी जी, राजा जी जिनको कहते थे, इन्होंने आजादी के जस्ट बाद में अलग हो गए, नई पार्टी बना ली थी, क्या नाम था? स्वतंत्रता पार्टी। बट आया था, पता नहीं, पर स्वतंत्रता पार्टी बना ली थी इन्होंने, अलग कर ली। हो सकता है, मेरे को याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो लोग गांधी जी की बात नहीं मान पाए ना, तो वो फिर उतने लीडर बड़े बन नहीं पाए, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया था। मैंने आपकी बात को 1920 में अपोज इसलिए किया कि गांधी जी को उतना समय नहीं हुआ था। अब गांधी जी एक ऐसी फॉर्मेडेबल फोर्स है जिसके पीछे देश चल जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि गांधी जी के खुद के फॉलोवर ऐसे हैं जो गांधी जी बोलेंगे वही सही मानेंगे। अब ऐसे लोग बहुत कम रह गए जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से अपनी खुद की कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, समझ रहे हो? कांग्रेस का नाम गांधी जी हो चुका था तब तक। जैसे याद करो कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट थे पिता भी सिद्धारमैया, उसको हरा दिया था। पहली बार में इलेक्शन जीत गए थे, दूसरी बार में गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया कि सुभाष चंद्र बोस के सामने मैं ये कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ, और 16 वोटों से जीत गए थे वो सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी ने उनकी लॉस में सीधा ये बोला था कि इट वाज नॉट हिज लॉस बट माइन। इतनी ज्यादा इंटरनल रिफ्ट हो गई थी कि खुद सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा फ्रॉम हिज प्रेसिडेंटशिप, और उन्होंने रिजाइन करके कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया, प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करके कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, क्योंकि गांधी जी नाराज हो गए। बहुत बड़े नाम हो गए थे गांधी जी। और फिर जयपुर अधिवेशन में खैर पिता सीतारामैया जीत भी गया था, बट नॉट बिफोर इंडिपेंडेंस, 1948 की बात है। अच्छा, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस?
जेबी कृपलानी, गुड गुड गुड। ठीक है, अब इसके इवेंट थे यूआईएम के, पैरेलल गवर्नमेंट बनने लगी थी, सबसे पहले कामिनी थी, प्रांतीय सरकार, मतलब छोटी छोटी पैरेलल गवर्नमेंट यूपी में हर जगह। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, फिर आपको प्रीत वैसे ही हो जाता है, इतिहास ऑप्शनल इतना शानदार कर रखा है आपने। मैडम जी मेंस में नंबर लाने वाले, आई एम टेलिंग यू, मैं भी आपके दिल पे लग रही होगी, पर यहाँ पे तो आपको एज ए ब्यूरोक्रेट उत्तर लिखने पड़ेंगे। आपकी पीएचडी की नॉलेज बहुत अच्छी है, पीएचडी कर रहे हो क्या इतिहास? तो क्या कर रहे हो इतिहास? बाकी इतिहास बढ़िया है आपका, बहुत अच्छा है। आजाद दस्ता बनाया था किसने? जयप्रकाश। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है? उन्होंने जेपी आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब यही जयप्रकाश थे जिन्होंने आंदोलन किया था। जब पहली बार मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, जनता दल की सरकार आई, तो तब जेपी तो खैर डेथ हो गई थी उनकी, तो और आंदोलन जेपी का ही शुरू किया था। बहुत गजब, लेजेंडरी आदमी। बरसों की बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन दिखलाती है, तो पथ समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। शानदार। सेन के नाम तो ये वहीं के थे क्या? मेरे बिहार के, हमारे बिहार के। बहुत बड़ी स्ट्रीट, लेजेंडरी स्ट्रीट। चलो ठीक है, अब आपको वो इवेंट लिखवा देते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी जो उस वक्त हुए थे। अच्छा, कुछ एक रिपोर्ट्स थे जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे पीरपुर और शरीफ रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? यस, एट्रोसिटीज ऑन द मुस्लिम्स इन द कांग्रेस रूल। 28 मंथ का जो कांग्रेस रूल हुआ था, जिसमें 1928 में जो इलेक्शन, 38 में जो इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस जीत गई थी, 28 महीने का रूल चला था। उसमें एक पीरपुर रिपोर्ट आई थी, पीरपुर एंड शरीफ रिपोर्ट, दैट इज मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल। मोहम्मद अली जौहर का नाम सुना है? वाई? कॉमरेड एंड हमदर्द, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर के नाम थे, पर हु वाज ही एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर? जफर अली खान। बिल्कुल बिल्कुल। आगा खान ने मुस्लिम लीग बनाई थी 1906 में, इसी के मेंबर थे आगे चल के। ये एक ऐसे में, अच्छा ये तो खैर ज्यादा हो जाएगा, ठीक। कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, मुस्लिम लीग के भी रहे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो कभी रहा ही नहीं सर कांग्रेस का। मुस्लिम लीग का कब रहा? चलो छोड़ो, मैं क्यों बताऊं? नहीं बताऊं। चलो फिर है लोथायन रिपोर्ट। व्हाट वाज द लोथायन रिपोर्ट? जैसे साइमन कमीशन रिपोर्ट थी ना कि 1917 के बाद में 10 साल में वर्किंग लिखी जाएगी, लोथायन रिपोर्ट थी 1935 से, एक्ट से पहले जो ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इलेक्टोरल प्रोविजंस थे जिसमें कैसे होना चाहिए। सबसे पहले है अगस्त ऑफर 1940। दो ही बड़ी बड़ी बातें हैं कि एक तो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सटेंड करके उसमें इंडियन मेंबर और जोड़े जाएंगे। एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी
क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना 1940 में, उसमें इंडियंस को जोड़ा जाएगा। फिर आया क्रिप्स प्रपोजल 1942 में। क्रिप्स प्रपोजल, स्टैफर्ड क्रिप्स वाइसराय था, एबी अलेक्जेंडर एक और मेंबर था। 3 मेंबर थे ना क्रिप्स प्रपोजल में, तीनों कौन थे? नहीं तो गलत थी, फंस गया ना, पता लगा। मैंने एक बार ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रखी थी इसकी, बहुत अच्छा था। इतिहास लेना था मेरे को, इतिहास और फिर मैंने यूपीएससी का आईडिया ड्रॉप कर दिया और 2 साल फिजिक्स पढ़ाया। हाँ, पैट्रिक लॉरेंस बहुत ही बढ़िया, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। पर मैंने पढ़ी ऐसे ही थी, डॉक्यूमेंट्स बना के, मतलब एज इन लिटरली डॉक्यूमेंट्री बना के इतिहास। और पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया, 2 साल फिजिक्स पढ़ाने लग गया था, इसलिए मैंने फिजिक्स ऑप्शन। पता नहीं, पर मेरे पहले अटेम्प्ट में जीएस में और ऐसे में 530 नंबर थे। अगर मेरे 250 भी आते ना हिस्ट्री में, तो साल सिलेक्शन आ जाता। और हिस्ट्री में 250 तो नॉर्मली आ ही जाते हैं, अगर आपका पूरा याद है, पता है। सो 180 आए थे मेरे फिजिक्स में। एनीवे, उस वक्त तक मतलब ऐसा था कि एंशिएंट से लेके अब तक की जितनी हिस्ट्री थी ना, जितने भी बड़े बड़े क्रोनोलॉजी के राजा हुए थे जिनका जो काम था, मैंने डॉक्यूमेंट्री टाइप उनके होता ना कि एविडेंसेस है, जैसे गूगल कर करके, इधर विकिपीडिया से, कहीं कोई आर्कियोलॉजी से, ऐसे फोटोज इकट्ठी कर रखी थी फोल्डर में रख रखा अपने लैपटॉप। तो इसलिए मुझे चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर है। मतलब मेरे को पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स ज्यादा याद रहता है, इसलिए मैंने पूछा कि कौन सी किताब पढ़ी थी आपने। भूपिंदर सिंह पढ़ी है, काम आएगी आपकी। एंशिएंट और अर्ली मिडिवल के लिए भूपिंदर सिंह पढ़ी है, कि उसमें पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा रहेगा, पढ़नी चाहिए। एनीवे, उसके बाद में राजा जी फार्मूला, क्रिप्स के बाद में राजा जी के बाद में देसाई लियाकत, उसके बाद में कैबिनेट मिशन। हेलो हेलो हेलो, क्रिप्स प्रपोजल में सिंपल सी एक ही चीज में कंटेंशन अड़ गया था कि जो भी मेंबर आएंगे मुस्लिम के, इसमें एक कमेटी में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी, वो सारे मेंबर मुस्लिम लीग के होने चाहिए। मुस्लिम लीग ने ये डिमांड की थी, जितने मुसलमान हैं। और मौलाना आजाद गए हुए थे, तो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बन के दादा छाना है बोल दिया शिमला अधिवेशन में क्रिप्स के सामने, तो वो वैसे फेल हो गया। राजा जी फॉर्मूला ऐसे फेल हो गया कि राजा जी ने ये बोला था कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में प्लेबिसाइड करवा देंगे, कि वेदर उनको अलग जाना है, सेम रहना है, क्या है क्या नहीं। और जिन्ना ने ये कहा कि प्लेबिसाइड मुझे मंजूर है, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, कि सिर्फ मुस्लिम ही वोट करें। तो वो किसी को मजा नहीं आया। ठीक है, फिर देसाई लियाकत पैक्ट हुआ, उसमें ये था कि भोला भाई देसाई जी ने, लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल था वो, कायदे आजम। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, फाइनेंस मिनिस्टर था। अरे जो 1946 से बनी थी ना इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था लियाकत अली खान। अभी इतनी डिटेल में तो मैं इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, काम नहीं आता करना ही नहीं। ये जो आए थे राजा जी फार्मूला आया, उसका बता दिया कारण। देसाई लियाकत में उन्होंने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम कांग्रेस एंड लीग, मतलब दैट्स नॉट इवन डेमोक्रेटिक। तुम्हें ये किसने कहा कि 2 ही पार्टियां रहेंगी, बाकी कहां जाएंगी? और ये किसने कह दिया भी लीग के इक्वल मेंबर आएंगे, जो जनता चुनेगी वो आएगी भाई। इतिहास डिसाइड है, वैसे फेल हो गया। फाइनली आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके तहत 3 ग्रुप में बांटा गया, अलग अलग सबके कानून बनेंगे, जिसके तहत इंटरिम गवर्नमेंट बनी गई। और मुसलमानों को ये लगता था, मुस्लिम लीग को ये लगता था कि हमने कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस से पहले मंजूरी दी, तो वाइसराय विल इनवाइट मुस्लिम लीग टू फॉर्म द गवर्नमेंट।
बट उल्टा हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट बना ली। ऑफ कोर्स उसका इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन था? वाइसराय था, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बना, है ना। तो इस मामले में इनको हो गया, ये हो गए परेशान हो गए और इन्होंने निकाला डायरेक्ट एक्शन डे, दैट इज अगस्त 16 1946। ये किसी भी मुस्लिम लीग के लीडर ने क्लियर नहीं किया कि व्हाट दे मेंट बाय डायरेक्ट एक्शन डे, और फिर हुए दंगे। क्योंकि बेबल जो था, बेबल ने इनवाइट, इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बेबल था ना उस वक्त, बेबल था वाइसराय, उसने इनवाइट नहीं किया। अब डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में कांग्रेस को थोड़ा ढीला पड़ना पड़ा और अपने 5 मेंबर को रिजाइन करवाया इंटरिम गवर्नमेंट से, और लीग के 5 मेंबर इनवाइट किए गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसमें से लियाकत अली खान जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, पर ये ज्यादा देर चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये जो थे, जो भी ये प्रोविजन लेके आते, ये रोक देते, लीग वाले लोग रोक देते, और कांग्रेस के और बाकी मिनिस्टर्स जो लीग के नहीं थे वो पहले मीटिंग करके आते थे कैसे लीग को बाईपास करना है, तो हमेशा ही हंग असेंबली रहती थी। तो फिर फाइनली कांग्रेस एग्री दैट पार्टीशन इज द ओनली सॉल्यूशन, अदरवाइज काम कैसे करेंगे? किसी को इतिहास नहीं पता है तो वो तो ऐसे ही कहता है कि नेहरू ने पार्टीशन करा दिया, इसने वो करा, सिचुएशन ही ऐसी होगी। ठीक है, फिर आया माउंटबेटन प्लान की अब अलग अलग करना है। तो सबसे पहले तो वीपी मेनन और पटेल का प्लान एक्सेप्ट किया गया कि 2 डोमिनियन स्टेटस बना दी जाए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, और पावर उनको ट्रांसफर कर दी जाए। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स को अब आजाद रहने का अधिकार भी था। कैबिनेट मिशन में था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अलग अपना कुछ कर सकते हैं, अगर आप दोनों डोमिनियन में नहीं, ग्रुपिंग में नहीं जाना चाहते, किसी एबीसी ग्रुपिंग में नहीं जाना चाहते। अब नहीं था, माउंटबेटन प्लान में सीधा था, वो भी नेहरू के कहने पे माउंटबेटन ने माना कि अब प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, इधर हैव टू जॉइन ईदर ऑफ द डोमिनियन। ठीक है, नेहरू ने माउंटबेटन को मना लिया कि हैदराबाद पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, फिर ईस्ट पाकिस्तान जो अलग बन रहा था इसके लिए इन्होंने पैसेज मांगा वेस्ट से ईस्ट, वो भी नेहरू ने माउंटबेटन को मना लिया कि वो भी नहीं देंगे, उनकी तरफ से समझ नहीं। ठीक है, फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ 18 जुलाई को। और भारत को आजादी मिल गई। ठीक है, ये मेरी तरफ से इतिहास खत्म हो गया, जो प्री नहीं आता। बाय बाय। ठीक है, अभी एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, उसको याद कर लेना, कल टेस्ट है। और क्या करोगे? तो मॉडर्न में कुछ पढ़ने का ही